बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1989 बैच के अधिकारी आईपीएस आलोक राज को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। फिलहाल वो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी हैं। आरएस भट्टी के केंद्र के प्रति नियुक्ति पर जाने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब तक 265 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। गुरुवार को राज्य में 50 नए पेशेंट मिले। इनमें से 18 राजधानी के हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 5 मामले अजीमाबाद के हैं। पूरे प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस 646 तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष चिराग पासवान के लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। भाजपा नेता राकेश सिंह ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके दुष्कर्म केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन, हाजीपुर डीएम और रिपोर्टिंग अफसर को रिस्पोंडेंट बनाया है। पटना में प्रेमी जोड़े की आपत्तिजनक स्थिति में देख लड़की के भाई ने दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय अविनाश और 18 वर्षीय प्रतिमा के रूप में की गई है। तेजस्वी यादव बताएं कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का। तेजस्वी ने डीजीपी आरएस भट्टी के सेंट्रल डिप्यूटेशन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार में कोई भी अफसर रहना नहीं चाहता था। इस पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि इनके माता पिता के कार्यकाल में आईएएस और आईपीएस का क्या हाल था, किसी से छुपा नहीं है। पटना की मारवाड़ी आवास होटल से एक प्रोफेसर का शव मिला है। कमरा नंबर 77 में 30 घंटे से ज़्यादा समय तक उनकी बॉडी पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रोफेसर का नाम वचेश मिश्रा है। वो धनबाद के रहने वाले थे। गोपालगंज में गंडक नहर में नहाने के दौरान डूब रही 5 लड़कियों में से 3 को लोगों ने बचा लिया। एक का शव पुल के पास से सुबह पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी पहचान 11 साल की छठिया कुमारी के रूप में हुई है। दूसरी बच्ची शशिवाला अभी भी लापता है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। बक्सर में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के लापता जवान को 4 दिन बाद वाराणसी के गंगा घाट से बरामद कर लिया गया है। लापता होने को लेकर जवान किसी से फिलहाल कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। पुलिस उन्हें कोर्ट में जज के सामने पेश करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। भोजपुर में वार्ड पार्षद के बेटे रोहित कुमार की 10 लोगों ने मिलकर लाठी डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। बदमाशों ने उसे गोली मारने वाले थे, लेकिन फायरिंग होते ही रोहित ने खेत के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई। मोहल में रहने वाले किसी टाइगर को घर से बुलाने की बात बदमाशों से कह रहे थे। बगहा में जंगल से भटक कर आए भालू ने इलाके में दहशत फैला दी है। भालू को सड़क पर मस्ती करते और सैलानियों की बाइक के पास 1 घंटे तक चक्कर काटते देखा गया, जिससे लोग सहम गए हैं। जनसुराग के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनके निशाने पर बिहार के सभी सियासी दल रहते हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, लालू की आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि राज्य में सबसे बड़ा दुख दर्द बुजुर्गों का है, जिन्हें पेंशन के तौर पर 400 रुपये की भीख नीतीश कुमार दे रही है। अगले साल जब जनता का राज आएगा तो 60 साल के ऊपर के सभी पुरुषों महिलाओं को 2000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी चुनाव की कोई आहट भले ही सुनाई नहीं दे रही, पर सभी दलों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खासकर सेटिंग गेटिंग, आने जाने और जनता को अपने वादे से लुभाने का दौर हर रोज कुछ न कुछ तेज हो रहा है। इसमें कोई दल पीछे नहीं है। इस बीच भारतीय स्वराज मोर्चा दल का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय करा दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और वोटों का ध्रुवीकरण होगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण में आईबी अधिकारी बनकर एक कारोबारी को 11 लाख का चूना लगाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यवसायी को झांसे में ले लिया। थाने में पूछताछ करने के बहाने बाइक पर बैठाकर साथ ले गए और रास्ते में उनसे रुपया वाला बैग छीन लिया। कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना जिले के छनौती थाना इलाके की है। इस घटना से जिले के व्यवसायियों में काफ़ी नाराजगी और गुस्सा है। उनका कहना है कि अब पुलिस पर भरोसा नहीं रहा।
शराबबंदी वाले बिहार के नवादा में शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने एक युवक को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट के दौरान उसकी आंख पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि जिससे उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हो गई है और दिखाई देना बंद हो गया है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की मार से उसकी आंख फूट गई है। हालांकि इसकी मेडिकल पुष्टि नहीं की गई है। ये घटना निमदारगंज थाना क्षेत्र के फरवा गाँव की है। बिहार की राजधानी पटना में केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत न्यू बाईपास पर अनीसाबाद से गुरुद्वार मोड़ पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में इसका DPR बन रहा है। कॉरिडोर का अलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। इस साल के अंत तक टेंडर जारी कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के एक और बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कंगना ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जाति जनगणना नहीं करानी जानी चाहिए क्योंकि लोग जाति के बारे में अब कोई नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि करनी ही क्यों है, क्यों पता करनी है जाति, मेरे आसपास जाति जैसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद ऊंची जाति से आते हैं और पिछड़े समुदाय के लोग जिन हालात का सामना करते हैं उसका उन्हें अंदाजा नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा कि मैडम आप ठहरे सवर्ण, अमीर, स्टार सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की हालत। कंगना के एक और हालिया बयान पर हंगामा हुआ था जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके तुरंत बाद बीजेपी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया था और उन्हें चुप रहने की नसीहत दी थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता चंपाई सोरेन शुक्रवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंपाई सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक समारोह में बीजेपी में शामिल हुए। सोरेन को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल करवाने के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बबलू लाल मरांडी शामिल थे। झारखंड बीजेपी ने चंपाई सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद एक्स पर लिखा, कोल्हान टाइगर उर्फ श्री चंपाई सोरेन जी ने भाजपा ज्वाइन करके इस बात का संकेत दे दिया है कि आगामी चुनाव में झामुमो कांग्रेस का खात्मा करते हुए भाजपा इस बार प्रचंड जीत दर्ज करने वाली है। इस सप्ताह के शुरुआत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में जब चंपाई सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे थे तभी उनसे बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि तब उन्होंने इससे इनकार किया था। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित सुस्ता गांव पर पड़ोसी देश पूरी तरह कब्जा करने जा रहा है। ये गांव कभी भारतीय सीमा में था। 50 साल पहले आई बाढ़ से ये क्षेत्र गंडक नदी से उस पार चला गया और विवाद खड़ा हो गया। फिर नेपाल ने इस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब राज्य बदल कर नेपाल इस विवादित गांव को पूरी तरह कब्जाने की तैयारी में है। नए वित्तीय वर्ष में सुस्ता को हथियाने के लिए पूरा का पूरा त्रिवेणी नगर पालिका क्षेत्र का राज्य ही बदल जाएगा। त्रिवेणी को गंडक प्रदेश से निकालकर लुम्बिनी प्रदेश में शामिल करने की योजना पर नेपाल ने काम शुरू कर दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 918 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस एयरपोर्ट को और आधुनिक बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की एक बैठक में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने और किराए में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के टूटने की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जब भी बीजेपी के खिलाफ आंख दिखाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। मुकेश रोशन ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने का भी जिक्र किया और आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। इससे पहले 2021 में भी लोजपा में टूट हो चुकी थी जब 5 सांसदों ने अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। बिहार में चल रहे ज़मीन सर्वेक्षण के दौरान ज़मीन मालिकों को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है वंशावली प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र एक व्यक्ति या परिवार के पूर्वजों के वंश का लेखा जोखा होता है।
वंशावली प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदकों को परिवार का वंशावली सूची तैयार करके और एक शपथ पत्र बनवाकर ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करना होता है। ग्राम पंचायत सचिव इस दस्तावेज की जांच करने के बाद ग्राम कचहरी सचिव को भेजते हैं। ग्राम कचहरी सचिव कार्यालय में इस दस्तावेज का विवरण दर्ज करने के बाद सरपंच को भेजते हैं। सरपंच इस प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाकर आवेदक को वापस लौटा देते हैं। आवेदक चाहे तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी कर सकते हैं। शपथ पत्र को लेकर उठ रहे सवाल। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या शपथ पत्र को लेकर उत्पन्न हो रही है। आवेदकों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी के दस्तखत से जारी शपथ पत्र बनवाना चाहिए। कई जगहों पर एसईओ कोर्ट से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जबकि फॉर्मेट में कार्यपालक दंडाधिकारी लिखा हुआ है। आवेदकों की समस्याएं। एसडीओ कोर्ट से शपथ पत्र बनवाने में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। शपथ पत्र बनवाने में काफ़ी समय लग रहा है। आवेदक इस जटिल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं। लोगों की मांग है कि शपथ पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए। निष्कर्ष। बिहार में जमीन सर्वेक्षण के दौरान वंशावली प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। विशेष रूप से शपथ पत्र को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति है। प्रशासन को इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए शपथ पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नीतीश सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसके तहत गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसे बड़ी नदियों पर नए डैम बनाए जाएंगे। गंडक नदी पर पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में, कोसी नदी पर सुपौल जिले के डागमारा में, बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले के डेंग और महानंदा नदी पर मसान में डैम बनाया जाएगा। राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से विस्तृत प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे चल रहा है, जिसके तहत सभी लोगों को अपनी ज़मीन के सही जानकारी देनी होगी। मसलन उन्हें ज़मीन कैसे मिली, ज़मीन पुश्तैनी है या फिर किसी से खरीदी गई है या कोर्ट के ऑर्डर से मिली है। सभी तरह की जानकारी राजस्व भूमि सुधार विभाग को देनी होगी और भूमि में गड़बड़ी मिलने और दावा झूठा होने पर ज़मीन सरकार ले लेगी, क्योंकि बीते सालों में सबसे ज़्यादा मामले सरकारी भूमि पर कब्जे और ज़मीन विवाद के आए हैं। इस बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ये जान ले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी फर्जी काम करवा कर बच नहीं सकता है। जो लोग भी अपने नौकरों के नाम से ज़मीन लिखवाए हुए हैं, उन्हें उन ज़मीनों से हाथ धोना पड़ेगा। आज भी बिहार में राज्य सीलिंग एक्ट 1961 प्रभावी है। इसके तहत ग्रामीण इलाके में अगर किसी के पास 15 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है तो सरकार उसे अधिग्रहित कर सकती है। नीरज कुमार ने कहा कि ऐसे में तेजस्वी को ये समझना चाहिए कि उनके पास राज्य के कई जिलों में दर्जनों बीघा ज़मीन है। इन ज़मीनों का सर्वे कराने के लिए तेजस्वी यादव को कागज दिखाने होंगे और पारिवारिक वंशावली भी देनी होगी, जिसमें बेटियों का भी हिस्सा तय होगा। पेरिस ओलंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर के एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता है। अवनी साल 2022 में बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर की नॉमिनी भी रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना पर सिर झुकाकर माफ़ी मांगता हूं। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं। सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी की मूर्ति ढहने के बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए माफ़ी की मांग की थी। 26 अगस्त को 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई थी। इसके बाद राज्य में इसे लेकर सियासी तेज हो गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। अपर डीर जिले में राहत कर्मियों ने बताया कि इस परिवार के कच्चे मकान की छत भारी बारिश की वजह से ढह गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय परिवार के लोग सो रहे थे। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इन 3 दिनों में हुई बारिश के कारण गुजरात में 26 लोगों की जान चली गई। इसराइल ने गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध को रोकने पर सहमति हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि गजा में बच्चों को पोलियो की टीकाकरण के लिए इसराइल ने युद्ध विराम के लिए रजामंदी दे दी है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी रिक पोपरकोर्न ने कहा है कि गजा पट्टी में चलाए जाने वाले इस टीकाकरण अभियान में 6,40,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। रविवार से शुरू हो रहे इस 3 दिवसीय अभियान में गजा के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों को कवर किया जाएगा। युद्ध विराम अभियान के दिन स्थानीय समय अनुसार 6 बजे से 3 बजे तक लागू रहेगा। आज के समाचार में बस इतना ही। बिहार के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पटना समाचार। और साथ ही अगर ये न्यूज़ आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।